नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे। और कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? शानदार। तो हम क्या कर रहे थे लास्ट टाइम? यही कर रहे थे 7.2 निर्देशांक ज्यामिति की 7.2, जिसके अंदर हमने कितने सवाल कर लिए थे? 5 सवाल कर लिए थे। आज हम उसके आगे छठा सवाल देखते हैं ना। कौन सा सवाल देखते हैं? छठा सवाल। चलो देखते हैं छठा सवाल क्या है। छठा सवाल क्या है? देखो बच्चों, यदि बिंदु, सवाल को पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और प्रत्येक प्रॉपर्टीज को देखना है, एक एक शब्द को देखना है, ताकि हमें सवाल को करने में कोई भी दिक्कतें नहीं आए। देखो क्या लिखा हुआ है। यदि बिंदु, ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। किसका शीर्ष दिया है यहाँ पे देखना, यहाँ पे इंडिकेट कीजिए इसको। किसका शीर्ष दिया हुआ है? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान ज्ञात करना है? x और y का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? हमें समांतर चतुर्भुज होता क्या है? समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इनके डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स का मतलब क्या होता है? विकीर्ण। क्या होता है? विकीर्ण। परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यदि ये A, B, C और D लिखा हुआ है तो ये जो पॉइंट है इनका, दोनों को कटान बिंदु, वो दोनों से तरफ से सेम होता है। समद्विभाजित मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट सपोज करो इसका मान है x1, y1 और इसका मान है x2, y2। तो समद्विभाजित का मतलब होता है ये 1:1 में विभाजित करते हैं। अर्थात ये बिंदु है, इन दोनों सारे पॉइंटों का क्या रहता है? मध्य बिंदु रहता है। किसका क्या रहता है? ये मध्य बिंदु रहता है। तो चलो इस सवाल को हम आगे करते हैं, देखते हैं क्या है सवाल के अंदर, क्या नहीं है। देखो बच्चों, क्या है कि थोड़ी टेक्निकल एरर्स आ सकती है कई बार, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान मत दीजिए और अपने सवाल करने की कोशिश करते हैं। अरे चला जाए यार, इधर आ जाओ। चलो देखते हैं इस सवाल को। क्या दिया हुआ है कि बिंदु A, ये 1,2, 4, y, x, 6, 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों? समांतर चतुर्भुज, जिसका नाम दे देते हैं हम A, B, C और D। दे दिया। सबसे पहले इनके निर्देशांक लिख लेते हैं। 1,2, दूसरे का निर्देशांक क्या है? 4, y, तीसरा निर्देशांक क्या दिया हुआ हमें? x, 6 और चौथा निर्देशांक क्या दिया हुआ हमें? 3, 5। कितना दिया हुआ है? 3, 5। ये समांतर चतुर्भुज के इसी क्रम में हमने क्या ले लिया? शीर्ष ले लिए। अब क्या करते हैं कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए? कि x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज में एक प्रॉपर्टी होती है कि समांतर चतुर्भुज होता है, उनके विकीर्ण परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ये इसका डायगोनल्स हो गया, ये इसका डायगोनल्स हो गया। तो इन दोनों का ये जो पॉइंट है, यह परस्पर क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं हमें। लाइन क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। बेटा एक चीज बताओ, समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? मध्य बिंदु। क्या होता है बच्चों? मध्य बिंदु। तो यहां से इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा वह भी O होगा, इन दोनों का मध्य बिंदु होगा वह भी क्या होगा? O होगा। तो मतलब दोनों पॉइंटों से हम मध्य बिंदु का मान निकालेंगे, वह सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। मतलब सबसे पहले हम A और C का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, फिर कौन से निकाल लेते हैं? B और D का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, और उनके x निर्देशांक और y निर्देशांक को हम क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। एक बार वापस देख लेते हैं क्या समझना है इस सवाल के अंदर, कि मध्य बिंदु कैसे निकालना है और बराबर कैसे करना
तो मध्य बिंदु कैसे निकलता है? पहले हम किसका समद्विभाजित, विकीर्ण परस्पर समद्विभाजित करने का मतलब क्या हो गया कि विकीर्ण समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ कि ये इसका मध्य बिंदु है। क्या है ये? इसका मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम ए और सी का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं और फिर बी और डी का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। दोनों को आपस में क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिख लेंगे? ए सी का मध्य बिंदु बराबर किसका मध्य बिंदु हो जाएगा? बी डी का मध्य बिंदु के निर्देशांक ये बात समझ में आई? बहुत ही अच्छा सवाल है। 2024 के अंदर ये सवाल आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2024 के अंदर। लास्ट ईयर मतलब अपनी ये एग्जाम लगी थी 2025 वाली, इससे जस्ट पहले 2024 के अंदर ये सवाल आया था कि यहाँ पे x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, तो इस सवाल को हम आगे देखते हैं। पहले AC का मध्य बिंदु निकालते हैं। याद करो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, आप सबको याद करवाया था लास्ट टाइम। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2 कोमा y1 + y2/2। मध्य बिंदु हमेशा कितना होता है? दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। 2 का भाग लगाते ही मिड पॉइंट आ जाता है। कितना पॉइंट आ जाता है? मिड पॉइंट आ जाता है। तो सबसे पहले हम AC का मध्य बिंदु लिख लेते हैं। AC का मध्य बिंदु बताओ, x1 x2/2 मतलब क्या हो जाएगा? 1 + x/2 कोमा y1 + y2। y1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ? 2 और y2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6। क्या हो जाएगा? 2 + 6/2 बराबर किसके होगा बताओ? BD का मध्य बिंदु। BD के यही निर्देशांक दिए हुए हैं बच्चों। निर्देशांक कौन से हैं BD के? ये वाले निर्देशांक। इन दोनों का क्या निकालना है हमें? मध्य बिंदु निकालना है। चलो निकाल देते हैं। क्या होगा मध्य बिंदु इनका? 3 + 4/2। 3 + 4/2। एक बार हम यहाँ लिख देता हूँ मैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है रे बताओ? x1 + x2/2 कोमा y1 + y2/2। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, बार बार हमारे इन सवालों के अंदर काम में आता है। तो ये किसका हो गया? x का हो गया। अब y का निर्देशांक देख लेते हैं। यहाँ y कितना है? 5 और y। तो क्या हो जाएगा? 5 + y/2। ये दोनों मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। तो क्या हो गया? 1 + x/2 कोमा 6 और 2 कितने हो गए? 8। 8 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ गया हमारे पास? 4 बराबर क्या होगा? 4 और 3 कितना हो गया? 7/2 कोमा 5 + y/2। क्या ये दोनों निर्देशांक इस बिंदु O के निर्देशांक ही है या नहीं है? बिल्कुल इसी बिंदु के निर्देशांक हैं। तो क्या ये दोनों निर्देशांक आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। तो क्या हम x का मान इसके बराबर रख सकते हैं, y का मान इसके बराबर रख सकते हैं? अतः क्या हो जाएगा? 1 + x/2 बराबर कितना आ जाएगा? 7/2। बच्चों इस चीज़ को, एक अच्छा सा सवाल है, इसको देखना आपको। बराबर का सिंबल आ जाए बीच में, किसका चिन्ह आ जाए? बराबर का चिन्ह। और नीचे का जो यदि जो डेनोमीटर होता है, मतलब हर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? हर। डेनोमीटर हर होता है ना, यदि वो सेम है तो आपस में काटा जा सकता है। तो यहाँ से हमने 2 से 2 काट दिया। तो बताओ 1 + x बराबर कितना आ गया हमारे पास? 7। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। x बराबर कितना आ जाएगा? 7। ये इधर चला जाएगा -1। x बराबर कितना आ गया हमारे पास? 6। हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? तो बताओ ये वाला भी y का निर्देशांक है और ये वाला भी किसका निर्देशांक है? y का निर्देशांक है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। तो कर दीजिए इसको बराबर। तो कर दीजिए 5 + y/2 बराबर कितना हो गया? 4/1। क्या कर देंगे हम? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे इनको? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? देखो 5 + y बराबर 4 दूने 8। ये 5 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 8 - 5 बराबर कितना आ गया हमारे पास? 3। y का मान कितना आ गया हमारे पास? 3। अतः अब नीचे लिख देंगे, अतः x बराबर 6 तथा y बराबर 3 प्राप्त होता है।
एक बार वापस समझते हैं इस सवाल को, बहुत ही इजी सवाल है। पिछले साल 3 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 2024 में 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो हम ये 3 नंबर कैसे प्राप्त करेंगे? हमें प्रश्न के अंदर दिया हुआ था ये 4 पॉइंट हैं, इसी क्रम में एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। बेटा किसके शीर्ष दिए हुए हैं? हमें समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं। तो जब समांतर चतुर्भुज का शीर्ष दिया हुआ होता है तो हमने पहले इनके पॉइंट्स लिख दिए, ए बी सी और डी, इसी क्रम में लिख दिया हमने, लिख दिया। तो इसने क्या कहा था? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण होते हैं ना, विकीर्ण यानी डायगोनल्स, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्टर करते हैं, मतलब 2 भागों में बराबर बराबर 2 भागों में बांटते हैं। अर्थात ये जो बीच वाला पॉइंट है ना ओ, ये ए और सी का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा, और बी और डी का भी क्या रहेगा? मध्य बिंदु रहेगा। क्या दोनों का मध्य बिंदु सेम आ रहा है ना? तो क्या इस पॉइंट के निर्देशांक एकदम सेम रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए? दोनों तरफ से बिल्कुल रहने चाहिए। हम लिख दिए यहाँ पे। पहला क्या आ गया कि हमने AC का मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हमने क्या लिख दिया? BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। हमने मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है वो आपको बताया हुआ है, हमने इंट्रोडक्शन के अंदर किया था सारे सूत्र। शायद मैंने कहा था कि अपना पेन और कॉपी साथ रखना, जैसे जैसे पढ़ाया जाता है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको लिख लेना, जैसे सूत्र हो गए, मतलब फॉर्मूलेज हो गए, उनको सबको क्या करना होता है? आपको राइट डाउन कर लेना होता है, जिससे हमें जब भी आवश्यकता पड़े तुरंत हम पेज खोलें और देख लें कि हाँ मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। चलो करते हैं हम इसके अंदर। लिख दिया हमने, क्या लिख दिया? x1 + x2 बटा 2। x1 का मान कितना है? 1, x2 का मान कितना है? x बटा 2, y1 + y2, 2 और 6 लिख दिया बटा 2। इसी प्रकार BD का मध्य बिंदु निकाल लिया हमने। BD का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? x1 + x2, 3 + 4 बटा 2, y1 + y2, 5, y बटा 2। हमने लिख लिया इसको सोल्व किया, ये आ गया। फिर हमें पता है कि ये x का निर्देशांक है, ये भी किसका निर्देशांक है? x का। ये y का निर्देशांक है, ये भी किसका निर्देशांक है? y का। क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि मध्य बिंदु का नाम क्या था? O था, और ये दोनों मध्य बिंदु इन दोनों का सेम ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + x/2 बराबर क्या आ जाएगा? 7/2। इसको सोल्व किया, हमारे पास x का वैल्यू कितनी आ गई? 6। इसी प्रकार 5 + y/2 बराबर कितना आ गया? 4/1। ये बराबर होगा ना, हमने 1 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। इसको सोल्व किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3। अतः x और y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाती है हमें? x = 6 और y = 3 प्राप्त हो जाता है। बच्चों समझ में आ गया होगा सभी को ये सवाल? इजी सवाल था क्या? अब ये परीक्षा में सवाल आता तो इसको आप इजीली कर सकते हो, नहीं कर सकते? क्या करना है, एक बार सवाल को यहाँ समझ लिया वीडियो के अंदर, फिर अपने पेन कॉपी लीजिए, उसी सवाल को तुरंत प्रभाव से अपने मन से निकाल दीजिएगा, बिना देखे। जैसे आप बिना देखे निकाल देंगे, एक बार आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा और ये पूरा का पूरा सवाल आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, और फिर ये आपको जब भी परीक्षा होगी या जब भी रिपीट करना होगा तब आप उसको यूज कीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ अगला क्वेश्चन? पढ़िए। कई बच्चे सोचते हैं कि मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट होते हैं। अरे मैथ जितनी इजी सब्जेक्ट शायद मैंने कभी देखी नहीं है। बहुत इजी सब्जेक्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा इजी सब्जेक्ट होती। कई बच्चों को बहुत हार्ड लगती है। नहीं, आप लोगों को भी हार्ड सब्जेक्ट लगता है क्या? मैथ लगता है क्या? लगता है ना? नहीं लगना है। आप सवाल को बार बार निकाल दो, आपको कभी भी हार्ड नहीं लगेगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी आया हुआ है परीक्षा में, ये वाला सवाल भी आया हुआ है। हम पीपीटी के अंदर देखेंगे कौन कौन से सवाल आए हुए थे। हम देखते हैं क्या है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बेटा समझना इसको, क्या लिखा हुआ है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र बिंदु हमें केंद्र दिया हुआ है, तथा उस बी के निर्देशांक कितने हैं। हमें किसके निर्देशांक चाहिए? ए के निर्देश। पहले एक बार समझिए इसको, कच्चा अपने दिमाग में, माइंड में बनाइए कि ये हमने क्या ले लिया? एक वर्त ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? ये क्या है? इसका केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? हमें सेंटर। ये हमने इससे क्या गुजार दिया? अभी देखो एक छोटी सी लिंक करता हूँ आपको, 10th की एक्सरसाइज आएगी वर्त से रिलेटेड, कि वर्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, वर्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वर्त का व्यास होता है। जो यह केंद्र होता है वह इसको कौन से अनुपात में विभाजित करता है? 1:1 में। कौन से अनुपात में विभाजित करता है? यानी ये केंद्र इस दोनों बिंदुओं का क्या हो जाता है? मध्य बिंदु हो जाता है।
क्या हो जाता है, मध्य बिंदु। इस करोड़ का मतलब जीवा का नाम क्या था, ए और बी। ए के निर्देशांक हमें नहीं पता, हमने ए के निर्देशांक क्या मान लिया, x1, y1। बी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, तो क्या हम बी के निर्देशांक, ए का निर्देशांक दिया हुआ है और साथ में इस केंद्र बिंदु ओ का निर्देशांक दिया हुआ है, तो क्या हम ए के निर्देशांक निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि यह ओ है, वह इस जीवा का या मतलब इस व्यास का क्या है, केंद्र बिंदु है, और जो इसको कौन से अनुपात में बांट रहा है, 1:1 में, अर्थात यह इसका मध्य बिंदु हो जाता है। चलो इस सवाल को हम करते हैं। क्या लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ क्या सवाल है, हमने एक वर्त बना लिया, क्या बना लिया हमने, एक वर्त जिसका केंद्र बिंदु क्या है, ओ है, और इसका व्यास क्या नाम दे रहा है उसने, ए बी। क्या नाम दिया उसने व्यास का, ए बी। बच्चों समझना, अच्छा सवाल है, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तो आपको पता है कि केंद्र बिंदु व्यास को 1:1 में विभाजित करता है, अर्थात केंद्र बिंदु व्यास का मध्य बिंदु होता है। क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। हमें ए बी एक वर्त का व्यास है जिसका केंद्र के निर्देशांक कितने दिए हुए हमें, 2, इस बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, तथा बी के निर्देशांक भी दिए हुए हैं। बी के निर्देशांक कितने हैं, 1,4। बी के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं हमें, 1,4। हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ए के निर्देशांक हम मान लेते हैं x1, y1। क्या मान लेते हैं, x1, y1। यहाँ लिख देते हैं, माना ए के निर्देशांक x1, y1 है, लिख दिया। साथ में एक चीज और बताइए, यह ए बी व्यास है, उसका केंद्र कितना है, ओ, तो यह केंद्र ओ ए बी का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। यहाँ एक और बात लिख देते हैं, केंद्र ओ व्यास ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है बच्चों, मध्य बिंदु है। बताओ मध्य बिंदु आया है तो हम फॉर्मूला यानी जो सूत्र लगाएंगे वो भी किसका लगाएंगे, मध्य बिंदु का ही लगाएंगे। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, किसी को याद है क्या? देखो जब भी मध्य बिंदु आ जाए ना तो दो पॉइंटों को जोड़ना है और उसमें कितने का भाग लगाना होता है, 2 का। जैसे आपसे पूछे 10 और 20 का मध्य बिंदु कितना होगा, तो दोनों को जोड़ो, 10 और 20 दोनों को जोड़ दिया और इसमें कितने का भाग लगा दो, 2 का, तो कितना आ गया यहाँ पे 15 आ गया। इसी प्रकार इन दोनों पॉइंटों का मध्य बिंदु पूछ रहा है ना, तो इन दोनों का x x का जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो, y y के निर्देशांक जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, मध्य बिंदु का निर्देशांक। जब भी कहीं पर भी मध्य बिंदु पूछा जाए तो जितने 2 पॉइंट है ना, दोनों पॉइंटों को जोड़ो और कितने का भाग लगा दीजिएगा आप, 2 का भाग, जिससे हमेशा क्या प्राप्त हो जाएगा, मध्य बिंदु। तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से थे, ए और बी थे ना, इनके निर्देशांक क्या है, x1 + x2 बटा 2, ये तो x का निर्देशांक आ गया। इसी प्रकार y1 + y2 बटा 2, ये किसका निर्देशांक आ गया हमारे पास, y का। बच्चों याद समझ लो मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, सूत्र भी याद नहीं हो तो इसको भी समझ लो कि मध्य बिंदु हमेशा कैसे निकलेगा, किन्हीं 2 पॉइंटों का मध्य बिंदु निकलवा रहा है, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो, कितने का भाग लगा दो, 2 का, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। क्या हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, हाँ ये रहा मध्य बिंदु का निर्देशांक। और क्या हमारे पास बाकी के निर्देशांक दिए हुए हैं थे, दोनों, तो चलो निर्देशांक लगाते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक। ओ के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं हमें, 2, -3 बराबर क्या होगा, x1 + x2 बटा 2। x1 की जगह कितना लिखा हुआ है, x1 ही लिखा हुआ है, प्लस x2 की जगह कितना लिखा हुआ बच्चों, 1, कितना लिखा हुआ है, 1 बटा 2, कोमा y1 + y2 बटा 2। y1 की जगह कितना लिखा हुआ है, y1, और y2 की जगह कितना लिखा हुआ है, 4, तो क्या आ जाएगा, y1 + 4 बटा 2। क्या ये और ये सेम होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह। तो कर दीजिए यहाँ से, देयरफॉर x1 + 1 बटा 2 बराबर कितना आ गया, 2। इसके नीचे हमने क्या रख लिया, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, क्या हो जाएगा, x1 + 1 बराबर 4। देयरफॉर x1 बराबर, ये 1 इधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, कितना बच जाएगा, अतः x1 बराबर, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 3। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे बताओ, y1 की। तो बताओ ये किसका निर्देशांक है, इसमें y का निर्देशांक,
और ये भी किसका निर्देशांक है बच्चों, y का निर्देशांक। किसका निर्देशांक है, y का। तो दोनों को बराबर कर देते हैं। क्या हो जाएगा बताओ, y1 प्लस 4/2 बराबर माइनस के 3। इसके नीचे हम कितना लगा लेते हैं, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, y1 प्लस 4 बराबर 3 दूनी 6। ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का। देयरफॉर y1 बराबर माइनस के 6 और माइनस के 4। कितना हो गया हमारे पास, माइनस के 10। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 10। अतः बिंदु ए के निर्देशांक, बताओ क्या माने थे हमने, x1, y1 माना था। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3, और y1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस के 10। कितनी आ गई, माइनस के 10। तो अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो गए, 3, माइनस के 10। बहुत ही सरल सवाल था। एक बार हम वापस रिपीट कर लेते हैं। बस हमारे को एक ही चीज़ समझनी थी, ये वर्त था और इसका व्यास दिया हुआ है AB, जिसका केंद्र बिंदु कौन है, O है। क्या है, केंद्र बिंदु O। बस हमें ये पता होना चाहिए कि जो केंद्र बिंदु O है वह व्यास को कितने भागों में बांटता है, सेम 2 भागों में बांटता है। यानी वह इन व्यास का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। क्या होता है, मध्य बिंदु। अर्थात ये O के निर्देशांक किसके निर्देशांक हो जाएंगे, A और B के मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं। और मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है बच्चों, देखो इसको वापस से, क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। वापस एक बार वापस बता रहा हूँ, कभी भी किसी भी चीज़ का मध्य बिंदु निकलवाए आपसे, कभी भी, तो मध्य बिंदु क्या होते हैं, जो भी 2 पॉइंट है उन दोनों को जोड़ो और कितने का भाग लगा दो आप, 2 का भाग लगा दो। जैसे ये क्या हो गया, कहाँ से आ गया ये बीच में। जैसे आपसे पूछे कि 10 व 50 का मध्य बिंदु निकालिए, या निकलवा रहा आपसे मध्य बिंदु। तो मैंने अभी बताया जितने भी 2 डाटा जाएंगे, दोनों पॉइंटों को जोड़ दो, 10 और 50 मैंने जोड़ दिया, और उसमें कितने का भाग लगा दो आप, 2 का भाग लगा। तो क्या आ जाएगा, मध्य बिंदु आ जाएगा। 60/2 बराबर कितना आ गया बताओ अपने पास, 30 आ गया। तो मध्य बिंदु निकालने का मतलब समझ गए, 2 पॉइंटों को जोड़ो और कितने का भाग लगा दो उसमें, 2 का। तो सूत्र याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, अपने आप याद हो गया ना, मध्य बिंदु। फिर इसकी वैल्यूज यहाँ पुट किए, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, x और y की वैल्यू आ जाती है, और हम इसके निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। समझ में आ गया सभी बच्चों को। चलो अब फिर अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही सरल सवाल है, 8th क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। निकालिए अपनी बुक और समझिए उसको क्या लिखा हुआ है। पढ़ो सवाल क्या लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, अच्छे से देखना इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा जल्दबाजी की है, सवाल गलत, और जल्दबाजी नहीं की तो सवाल आसानी से एकदम सिंपल सा सवाल है। यदि बिंदु ए और बी, ठीक है भाई, बिंदु के 2 बिंदु पॉइंट दे रखे हैं, कितने कितने दिए हुए हैं, ए और बी, जो हर बार दिया हुआ होता है। बिंदु तो निर्देशांक देगा ही, क्योंकि हमें निकालना है, ये दिया हुआ है। तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ज्ञात भी कर देंगे भाई, हमारे क्या जा रहा है, हमें तो ज्ञात करना ही है सवालों के सारे सवाल निकालने हैं, तो हमें बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने कर देंगे भाई। ताकि आगे बढ़िए, इसकी जो कंडीशन है ना वो देखिए, ए पी बराबर क्या होना चाहिए, 3/7 AB होना चाहिए। AP बराबर कितना होना चाहिए, 3/7 AB, और P है वो रेखाखंड AB पर स्थित होता है। चलो अब यहाँ पे जो पॉइंट है इसको समझ के हम इस सवाल को अब आगे करते। एक बार वापस अपनी बुक निकालिए और उसके अंदर समझिए क्या लिखा हुआ है कि बिंदु A और B के निर्देशांक। हम यहाँ पे बिंदु A और B ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बिंदु A और B। ये मैंने क्या ले लिया, पॉइंट A और B, दोनों के निर्देशांक कितने कितने दिए हुए हैं, -2 और 2, -2 B पॉइंट के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं, 2 और -4। कितने दिया हुआ है, 2 और -4।
इस ए बी रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट स्थित है, उसका नाम क्या है? पी। क्या नाम है? वह इसको कितने अनुपात में बांट रहा है? मतलब हमें दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है हमें? कि ए पी बराबर कितना दिया हुआ है? 3/7 ए बी। बच्चों क्या दिया हुआ है? ए पी बराबर 3/7 ए बी दिया हुआ है। तो चलो इसका इधर भाग लगा देते हैं, या फिर हम इस ए बी को इधर ले आते हैं, क्योंकि अब देखना बेटा, यहाँ पे हम अनुपात डायरेक्ट नहीं बता सकते। सोचो क्यों नहीं बता सकते? देखना, इसमें ए पी ये तो ठीक है, इतना दिया हुआ है, लेकिन इधर कितना दिया हुआ है बच्चों? ए बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इस पूरी की वैल्यू दी हुई है। हमें अनुपात किस किस का चाहिएगा? ए पी और बी पी का अनुपात चाहिए। किसका अनुपात चाहिए? ए पी और बी पी का। तो चलो इस ए बी का भाग लगा देते हैं इधर। क्या हो जाएगा? ए पी अपॉन ए बी बराबर 3/7। समझ में आया यहाँ तक? अब हम इस ए बी को क्या लिख सकते हैं? कोई बता सकता है मुझे? हम ए बी को क्या लिख सकते हैं? तो ए बी को क्या लिख सकते हैं? देखो, ए पी प्लस बी पी। क्या लिख सकते हैं? ए पी प्लस बी पी। ए पी अपॉन ए बी को क्या लिख देंगे? ए पी प्लस बी पी बराबर कितना आ गया? 3/7। कितना आ गया? 3/। ये क्यों लिखा है? क्योंकि हमें अनुपात किसका चाहिएगा रे बताओ? ए पी और बी पी का अनुपात चाहिए। किसका अनुपात चाहिए? ए पी और बी पी का। तो हमने लिख दिया। चलो भाई इसको उल्टा कर लेते, तो ऊपर चला जाएगा ए पी प्लस बी पी अपॉन ए पी बराबर क्या हो जाएगा? 7/। उल्टा हो गया। प्रत्येक में भाग लगा दो। क्या हो जाएगा? ए पी अपॉन ए पी प्लस बी पी अपॉन ए पी बराबर 7/3। ए पी से ए पी कट गया, यहाँ पे कितना आ गया? 1 प्लस बी पी अपॉन ए पी बराबर 7/3। यह उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका हो जाएगा? तो बी पी अपॉन ए पी बराबर कितना आ जाएगा? 7/3 माइनस 1/1। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया? 3। यहाँ कितना हो जाएगा? 7। यहाँ कितनी बार भाग गया? 3 बार भाग गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 3। तो हमारे पास क्या आ गया? बी पी अपॉन ए पी बराबर 4/3। हमारे पास बी पी और ए पी का अनुपात आ गया। हमें यही चाहिए था। ये इतनी बड़ी रामायण की है, इसका मतलब क्या था? हमें किसका अनुपात चाहिए था? बी पी और ए पी का। तो बी पी की तरफ कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4। ए पी की तरफ कितना आ गया? 3। या फिर सीधा सा देखो इस सवाल में, जो ये ए पी दिया हुआ है, कौन सा? ये ए पी। ये कितना है? ए बी का 3/7। यानी नीचे कितना लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ ना। मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी है? 7 है। पूरी वैल्यू कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की 7। और ए पी ऊपर का कितना मान था उसके अंदर? देखो ऊपर देखो, न्यूमिनेटर देखो कितना लिखा हुआ था? 3 लिखा हुआ था ना। तो न्यूमिनेटर कितना है? ए पी का मान कितना था? 3। तो ये टोटल 7 है, उसमें से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा बताओ? 4। इतनी बड़ी रामायण करने की जरूरत नहीं थी ना। लेकिन यदि इतनी बड़ी रामायण नहीं करेंगे, हम इतना बड़ा लिखेंगे नहीं, तो परीक्षक है जो परीक्षा में आ गया सपोज करो ये सवाल, तो परीक्षक के नंबर नहीं देगा। हमें उनको समझाना पड़ता है, प्रत्येक चीज़ समझानी पड़ती है कि भाई ऐसे 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 निकाला। हम ये एक भी निकाल के दिखाएंगे तो इस प्रकार निकाल के उसको दिखाना पड़ता, तब जाके वो हमें क्या देते हैं? पूरे नंबर देते। नहीं वैसे तो सिंपल सा था। ए पी कितना है? ए बी का 3/7 है भाई। ए बी ये पूरी है, उसका 3/7 भाग है। ये भाग कितना आ गया? 3। तो बाकी का कितना? 4 ही तो बचा। तभी तो टोटल कितना हो गया? 7 हो गया। तभी तो अपने पास ए पी का और ए बी का अनुपात आ गया। हमारे पास बी पी और ए पी का अनुपात आ गया। हमने लिख लिया 3/4। बच्चों याद करो, हमें पॉइंट पी के निर्देशांक निकालने हैं। किसके निकालने हैं? पॉइंट पी के। जो कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है इसको? 3/4 में। याद करो, हमने विभाजन सूत्र लिखा था या नहीं लिखा था? लिखा था ना। और विभाजन सूत्र क्या था? कि इसको हम क्या मान लेते हैं? M1 और इसको क्या मान लेते हैं? M2। तो विभाजन सूत्र याद करो। बस तुम्हारी यही कमी है, भूल गए ना। एक ही दिन में भूल जाते हो आप। विभाजन सूत्र याद करो। क्या होता है विभाजन सूत्र? क्या था बताया था मैंने?
पी एक्स कोमा वाई की वैल्यू चाहिए तो क्या होता है, m1 के साथ कौन सा आएगा, 2 वाला, m1 x2 प्लस m2 के साथ कौन सा आएगा, x1 वाला बटा m1 प्लस m2। ये x का निर्देशांक हो गया, सेम टू सेम किसका निकालेंगे हम, y का। m1 के साथ कौन आएगा, y2, m2 के साथ कौन आएगा, y1, m1 प्लस m2। क्या हमारा यही होता है विभाजन सूत्र? क्या हम इसमें वैल्यू पुट कर दें विभाजन सूत्र की? तो चलो कर देते हैं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, p के निर्देशांक चाहिए ना। चलो रखो मान, क्या लिखा हुआ है, m1 का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे 3, कितना मान है, पहले ब्रैकेट ले लेते हैं, 3 गुणा x2 का मान कितना है, 2। देखो कल भी बताया था, यानी अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि ये वाला अनुपात ले रहे हैं तो इसके इधर वाला निर्देशांक लिया जाएगा, यदि ये वाला अनुपात ले रहे हैं तो इसके इधर वाला निर्देशांक लिया जाता है। तो क्या हो गया, 3 गुणा 2 प्लस क्या हो जाएगा, 4 गुणा माइनस के 2 बटा 3 प्लस 4 कोमा y का निर्देशांक निकाल लेते हैं। क्या है y का निर्देशांक, y का निर्देशांक क्या आएगा, m1 y2, m1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है माइनस के 4 प्लस m2 y1, m2 का मान कितना है 4 और y1 का मान कितना है माइनस के 2, और यह क्या हो जाएगा 3 प्लस 4। अब तो आगे तो बहुत सरल सवाल है, ये तो अब आगे तो बहुत ही सरल है, निकाल तो जाएंगे। क्या हो गया, 3 दूने 6, और यहाँ देखो ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का है, तो किसका आ जाएगा, माइनस का। 4 दूनी 8, नीचे कितना आ गया 7। यहाँ देखिए 4 3 12, लेकिन किसके आएंगे, माइनस के। ये भी देखो माइनस के कितने हो गए 8, 4 दूनी 8, और यहाँ कितना आ गया, नीचे 7 आ गया। चलो आगे करते हैं हम, बताओ यहाँ कितना बच गया, माइनस के 2/7 कोमा यहाँ कितना हो गया 8 और 12 कितने हो गए, माइनस के 20, माइनस के 20/7। क्या हमारे बिंदु P के निर्देशांक निकल गए, कितना निकल गया हमारे बिंदु P का निर्देशांक, ये रहा हमारे बिंदु P का निर्देशांक कितना निकल गया। अतः बिंदु P के निर्देशांक बेटा कितने आ गए, अरे बताओ, माइनस के 2/7 और माइनस के 20/7। समझ में आ गया। बस हमें तो बस इतना सा समझना था, ये A और B का हमने यदि अनुपात निकाल लिया ना, इन दोनों का अनुपात, जैसे ये अनुपात आ गया तो एकदम इजी सवाल में चला जाएगा, पहले सवाल में ही चला जाएगा, सेम टू सेम। जैसे पहले सवाल में हमने विभाजन सूत्र से डायरेक्ट बिंदु P के निर्देशांक निकाले थे ना, वैसे कि वैसे फिर तो सूत्र के अंदर पुट वैल्यू करेंगे, और वैल्यू पुट करते ही अपने पास क्या आ जाएगा, अपने आंसर आ जाते। तो चलो अगला सवाल देखें, देखें क्या समझ में आ गया, कुछ बताने की जरूरत थोड़ी है इसमें, समझ में आ गया सभी को, बहुत ईजी सवाल था ना। चलो अब अगला सवाल देखते हैं, क्या है अगला सवाल, किताब निकालो देखो, कल भी बताया था इस सवाल को थोड़ा सा, वो सवाल याद करो, समत्रिभाजित वाला। कौन सा सवाल है, समत्रिभाजित वाला, याद है क्या, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। समत्रिभाजित करता है कोई बिंदु, उसको क्या करता है, समत्रिभाजित करता है। सवाल पढ़िए अपना, सवाल क्या बोल रहे हैं, देखिए किताब निकालिए और सोचो, और इसको देखो क्या लिखा हुआ है। बिंदु, ये बिंदु ठीक है भाई, दूसरा बिंदु ये भी ठीक है, समझ में आ गया। को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी, बिल्कुल ए बी है तो पॉइंट 2 दिए हुए हैं, ए और बी, इन दोनों को कौन जोड़ेगा, ए बी जोड़ेगा। इनको समान 4 भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में विभाजित करता है, समान 4 भागों में विभाजित करता है। तो चारों ये जो बिंदु है ना 4 भागों में विभाजित कर रहा है, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बड़ा एक चीज समझना आप सारे बच्चे, ये कोई बिंदु है, बस सवाल समझ लो, यहीं पे अपने आप सवाल अपना कंप्लीट हो जाएगा। कितने भागों में विभाजित कर रहा है, 1 2 3 और 4, कंप्लीट 4 भाग हो गए, नहीं हो गए, हो गए ना 4 भाग। अब इस सवाल को देखो, अपना दिमाग की बत्ती जलाओ,
चलो चलो क्या सोच कर क्या कर सकते हैं हम, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं, हमें चारों के निर्देशांक निकालने हैं और बहुत आसान तरीके से निकालने हैं। एक तो कौन सा तरीका हो जाएगा, इधर वाला 1 अनुपात हो गया, इधर वाला कितना हो गया 1 2 3, ऐसे निकालेंगे 1 अनुपात 3, फिर 2 अनुपात 2, फिर 3 अनुपात 1 ना। इतना टाइम किसके पास है क्या इतना टाइम? हम तो एकदम ईजी तरीके से करने की सोचते हैं। अरे बेटा ये वाला पॉइंट है, क्या ये ए और बी का मध्य बिंदु है या नहीं है? बिल्कुल है। देखो इधर 1 2 भाग, इधर 1 2 भाग, तो ये जो दूसरा कट है इसका दूसरा भाग है वह है क्या, ए और बी का मध्य बिंदु आ गया। जैसे इसके कोई निर्देशांक आ गया, सपोज करो हमारे पास x, y निर्देशांक आ गया इसका, तो क्या यह पॉइंट वाला, क्या ये ए और इस बिंदु का मध्य बिंदु हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल मध्य बिंदु हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला पॉइंट भी इन दोनों का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। और मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें सबको निकालने आते हैं। तो समझ में आया कि 4 भागों में बांटेगा तो सीधा का सीधा कौन सा सूत्र लगा देंगे हम, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा देते हैं। तो चलो हम इस सवाल को करते हैं, करें। चलो सवाल देखते हैं, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, ताकि अपने को ये सवाल का पूरे जो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ में आ जाए। बिंदु कौन कौन से दिए हुए हैं, ए और बी। कौन कौन से दिए हुए हैं, ए और बी। देखो ए बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, -2, कितने दिए हुए हैं, -2, बी बिंदु के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं, 2,8। यह इस रेखाखंड को कितने भागों में बांट रहा है, समान 4 भागों में बांट रहा है। इसको 2 3 4 भाग, इसको हम ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं Q और इसको ले लेते हैं R। क्या ले लेते हैं, R। अब बच्चों ये बताओ ये बिंदु क्यों है, कौन सा बिंदु, बिंदु क्यों, क्या A और B का मध्य बिंदु है या नहीं है? बिल्कुल है, हमें दिखाई दे रहा है। देखो इधर भी 2 पार्ट हैं, इधर भी 2 पार्ट हैं, 2 अनुपात 2 में बांट रहा है ना, तो ये मध्य बिंदु हो गया ना। तो सबसे पहले हम बिंदु Q के निर्देशांक निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे बिंदु Q बिंदुओं A व B का क्या है रे बच्चों, मध्य बिंदु है। क्या है हमारे पास, ये मध्य बिंदु है। और आपको पता है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, सभी को पता है। कितनी अच्छे तरीके से समझाया है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो चलो हम सबसे पहले बिंदु Q के निर्देशांक निकाल लेते हैं। किसके निकाल लेते हैं, बिंदु Q के निर्देशांक। तो बताओ A और B का मध्य बिंदु है तो दोनों को जोड़ देते हैं। ये किसकी वाली है, x1 + x2, x1 का मान ये है और x2 का मान कितना है 2, तो जोड़ देते हैं भाई। कितना आ जाएगा, -2 + 2/2, y1 + y2, y1 का मान कितना है 2 और y2 का मान कितना है 8, तो दोनों को जोड़ देते हैं। 2 + 8/2 सोल्व करते हैं बिंदु Q के निर्देशांक जो हमने x, y माना है। कितना हो गया यहाँ पे 0/2 और यहाँ कितना हो गया 10/2, तो कितना आ गया 0,5। कितना आ गया 0,5। हमारे पास बिंदु Q के निर्देशांक आ गया, कितना आया रे बताओ 0,5। अब बिंदु P के निर्देशांक निकालते हैं। किसके, अरे बच्चों बताओ बिंदु P है, ये वाला बिंदु है P, इसको समझना भाई। ये बिंदु P है, ये A और Q का मध्य बिंदु है या नहीं है, देख के बताओ, है ना। देखो ये Q हो गया, ये A हो गया, 1 अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है नहीं कर रहा है, तो बिंदु P A और Q का मध्य बिंदु हो गया। बस यही लिखना है कि बिंदु P बिंदुओं A व Q का मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है बच्चों, मध्य बिंदु है। अतः बिंदु Q के P के निर्देशांक, P के निर्देशांक निकाल लेते हैं x, y। क्या होगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, रिपीट कर लिया करो ताकि अपना सूत्र वो कंठस्थ हो जाए। लास्ट टाइम भी बोला था कि किसी भी प्रश्नावली के सूत्रों को कंठस्थ करने का एक ही तरीका है, उनको रिपीट कर दो। तो क्या हो जाएगा, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। रखते हैं मान, क्या है x1 का मान यहाँ पे -2
और x2 का मान कितना है यहाँ पे 0, माइनस के 2 प्लस 0/2 कोमा y1 प्लस y2, y1 का मान कितना है 2 और y2 का मान कितना है 5। तो ये लो 2 प्लस 5/2, इसको थोड़ा सा आगे हल करते हैं। बताओ माइनस के 2 और 0 कितना हो गया, माइनस के 2 आ गया ना, माइनस के 2/2 कोमा 7/2। इन दोनों को काट लिया तो कितना आ गया हमारे पास p के निर्देशांक माइनस का 1 और 7/2। हमारे पास p के निर्देशांक भी निकाल लिया हमने। इस बिंदु के निर्देशांक कितना आ गया, माइनस का 1 और 7/। अब बच्चों इसी प्रकार क्या हम r के निर्देशांक निकाल सकते हैं, ये रहा r। अब ये देख के बताओ r किसके मध्य बिंदु है, देखो q और b का, किसका मध्य बिंदु है r, q और b का। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, r बिंदु q और b का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है ये बिंदु q और, यहाँ लिख लेंगे, इसके आगे कर रहे हैं हम, r बिंदु q तथा b का मध्य बिंदु है। अतः हमें r के निर्देशांक चाहिए। बताओ मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो x1 का मान कितना है यहाँ पे 0, x2 का मान कितना है 2, तो क्या जाएगा 0 प्लस 2/2 कोमा y1 प्लस y1 का मान कितना है यहाँ 5 और y2 का मान कितना है यहाँ पे 8। तो 5 प्लस 8/2, इसको सोल्व करते हैं आगे। 0 और 2 कितना हो गया 2/2 और यहाँ 8 और 5 कितने हो गए 13, काट दो। तो हमारे पास r xy की निर्देशांक कितना आ गया 1,13/2, कितना आ गया 1,13/2। अतः हम सारे निर्देशांक निकाल चुके हैं ना। अतः बिंदु P के निर्देशांक, Q के निर्देशांक और R के निर्देशांक। पहले P के निर्देशांक बताओ कितने आए थे हमारे पास, -1,7/2। Q के निर्देशांक कितने आए थे हमारे पास 0,5 और R के निर्देशांक अभी अभी हमने निकाला है, कितना आ गया 1,13/2 प्राप्त होते हैं। बच्चों समझ में आ गया, बहुत सरल सवाल था ये, बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल था। कैसे निकालना था एक बार वापस समझ लेते हैं। क्या कहा था उसने, दो बिंदु हैं A और B जिनके निर्देशांक कितने कितने हैं, माइनस के 2 और 2 और दूसरा कितना है 2,8। यह है इनको सम 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समान 4 भागों में हमने इसको बांट दिया। अब पॉइंट वाली बात यह थी, अपने दिमाग में एक बात आनी चाहिए थी, ये जो वाला क्यू वाला पॉइंट है, ये कौन सा वाला पॉइंट है, क्यू वाला पॉइंट है। यह है क्यू वाला पॉइंट A और B का मध्य बिंदु है। चाहे आप देख लो, इधर देखो कितने भाग हैं 1 2, इधर भी कितने हैं 1 2, तो 2:2 में बांट रहा है, मतलब मध्य बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु हो गया, ये मध्य बिंदु। फिर हमने क्यू का निकाल लिया। बताओ ये फिर हमने किसका निकालना था, हमें P का निकालना था। ये P A और Q का मध्य बिंदु हो गया। किसका मध्य बिंदु हो गया, A और Q का। जैसे A और Q का मध्य बिंदु हो तो हमने A और Q का मान निकाल लिया, उससे मध्य बिंदु से P का मान निकाल लिया। इसी प्रकार ये R है, ये R पॉइंट। ये बताओ किस किस का मध्य बिंदु हुआ था, Q और B का मध्य बिंदु था। किसका मध्य बिंदु था, Q और B का। तो इससे हमारे पास किसका मान निकल गया, R का मान निकल जाता है। बहुत ही इजी सवाल था, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। शायद इसमें तो ये 10 और 10 20 सवाल ही तो हैं, 20 के 20 सवाल इंपॉर्टेंट है, 20 के 20 सवाल इंपॉर्टेंट है। तो चलो आगे सवाल देखें। इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट सवाल देखते हैं, अंतिम सवाल। फिर इस सवाल को करने के बाद में हम अगली प्रश्नावली लेके आएंगे आपकी त्रिकोणमिति। कौन सी लेके आएंगे, त्रिकोणमिति। कई बच्चों का डिमांड हो रही है त्रिकोणमिति, जो सबसे हार्ड लगती है बच्चों को, और शायद मैं कहता हूँ कि सबसे इजी एक्सरसाइज भी कौन सी है, त्रिकोणमिति ही होती है। कौन सी इजी होती है, सबसे त्रिकोणमिति। चलो करें इस सवाल को, देखें। सवाल समझो क्या लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना विकीर्णों का गुणनफल। क्योंकि इसने हिंट में भी दे रखा है एक बार, लेकिन हमें याद रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कभी भी संकेत नहीं आएंगे।
जो ये सोच रहे हो ना, सपोज करो यही सवाल आ गया आपके, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये हैं, तो उनका ये कभी भी नहीं आएगा कि उसके साथ फॉर्मूला दिया हुआ होगा कि आपको कि बच्चों ये फॉर्मूला लगा दो और आप उत्तर निकाल दो, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये तो हमें ही याद रखना होगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल। क्या होता है, विकीर्णों का गुणनफल, जिसके शीर्ष इसी क्रम में ये शीर्ष दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तो क्या हम इसके विकीर्ण निकाल लें और विकीर्ण निकालने के बाद में सीधा सूत्र में पुट कर देंगे वैल्यू, और पुट करते ही हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखें इस सवाल को। सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं हम, समचतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज बना लेते हैं, समचतुर्भुज क्या होता है, प्रॉपर्टी जी बताई थी स्टार्टिंग में 7.1 के अंदर। समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती, लेकिन विकीर्ण समान नहीं होते हैं। जैसे विकीर्ण समान हो जाएंगे तो वह किस में बदल जाएगा, वर्ग में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वर्ग में। तो हम इन पॉइंट को लिख देते हैं। पहला पॉइंट कितना दिया हुआ है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं हमें डी। ए पॉइंट का मान कितना दिया हुआ हमें, 3,0। बी पॉइंट का मान कितना दिया हुआ हमें, 4,5। और सी पॉइंट का मान कितना दिया हुआ हमें, -1,4। और डी पॉइंट का मान कितना दिया हुआ है हमें, -2 और -1। ठीक है भाई, निकाल लेंगे। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को पता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी दिया हुआ भी है। क्या होता है, 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल। किसका गुणनफल है, विकीर्णों का गुणनफल। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, विकीर्ण चाहिए। क्या चाहिए, विकीर्ण। जैसे ही हमारे पास विकीर्ण निकल जाएंगे हम डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू। हमारा पहला विकीर्ण यानी डायगोनल कितना हो जाएगा, AC, और दूसरा डायगोनल कितना हो जाएगा, BD। याद करो 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है हमें, तो क्या यूज करेंगे, दूरी सूत्र। याद है जो 7.1 में किया था, याद है क्या, नहीं है तो देख लीजिए, भूल गए ना आप। मैंने तभी बोलता हूँ कि फॉर्मूलों को अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लो, प्रश्नावली 7 लगाओ, उसमें जितने भी फॉर्मूले थे इंट्रोडक्शन के अंदर सारे फॉर्मूले दिए हुए थे, सारे के सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। तो बताओ हमें कौन सा सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, याद करो क्या था, √ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। याद आ गया ना, रिकॉल करते ही याद आ जाता है, बस थोड़ा धुंधला रहता है। सबसे पहले हम विकीर्ण AC निकाल लेते हैं। कौन सा निकाल लेते हैं, लो भाई सूत्र क्या था हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। बेटा ये रहे हमारे पास निर्देशांक दिए हुए हैं। x2 चाहे किसी को भी मान लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा, 4। तो आप इसमें से ये घटा दो, चाहे इसमें से ये घटा दो। चलो इसको मान लेते हैं, क्या आ जाएगा, -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू कितनी है 0, तो कितना आ जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर। बेटा देखो इसको आगे, -3 और -1 कितना हो गया, -4, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 + 16 का अंडर रूट। 16 कितना हो गया, 32 का अंडर रूट कितना होता है, 4√2। कितना हो जाता है यहाँ पे, 4√2 इकाई। हमारे पास एक डायगोनल की लंबाई आ गई। अब दूसरे डायगोनल की इसकी लंबाई निकालेंगे हम, BD। नाम क्या है, विकीर्ण BD की लंबाई। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लगा देते हैं हम। अब देखो ये आ गए हमारे पास, लगाओ भाई, क्या होगा, 4 माइनस, यहाँ पहले से माइनस है, एक माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का मान कितना है यहाँ पे 5 माइनस, यहाँ एक पहले से माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 2 कितना हो गया, 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया, अरे बताओ 36 प्लस 36 का अंडर रूट,
मतलब अंडर रूट ऑफ 72, तो 72 का निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 6 अंडर रूट 2 इकाई। हमारे पास दूसरे डायगोनल की लंबाई भी आ गई, हमारे पास AC की लंबाई आ गई, BD की लंबाई आ गई। हमें पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ, जो संकेत के अंदर दिया हुआ है 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल, यानी AC गुणा BD। विकीर्ण दोनों यही है ना, AC और BD, दोनों का मान रख दे, क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा, कर देते हैं, देख लेते हैं। 1/2 इंटू AC की वैल्यू कितनी निकाली हमने 4 अंडर रूट है, BD की वैल्यू कितनी निकाली हमने 6 अंडर रूट है, तो काट देते हैं इसको, कितनी बार कट गया ये 2, 6 दूनी 12। बेटा यहाँ देखो क्या है अंडर रूट 2 और यहाँ पर भी कितना है अंडर रूट है। अंडर रूट की संख्या को 2 बार गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता, देखो बताया था ना कल परसों, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 आ जाएगा और इसका मान कितना आ जाएगा, अरे बताओ, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना हो गया 2, 12 दूनी 24 वर्ग इकाई। क्या एकदम आसान सवाल था। इस सवाल के अंदर 7.1 का कंप्लीट यूज होता है, बहुत अच्छा सवाल था। हमें क्या दिया हुआ था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का मान पूछ रहा था। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल। बेटा यहाँ पे विकीर्णों का गुणनफल आ गया, तो हमें क्या चाहिए, विकीर्णों की लंबाई चाहिए, और विकीर्णों की लंबाई ज्ञात करनी है तो हमें कौन सा सूत्र लगाना होगा, दूरी सूत्र लगाना होगा। कौन सा सूत्र लगाना होगा, दूरी सूत्र। तो हम दूरी सूत्र के द्वारा हम विकीर्णों की लंबाई निकाल लेते हैं। चलो समझ में आ गया सभी को। इस प्रकार अपनी निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट होती है। एक बार हम मोटे मोटे तौर पर सारी चीज़ों को एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें आ जाए। तो 1 सेकंड के लिए सिर्फ 5 मिनट का हम रिवीजन ले लेते हैं कि क्या क्या था इसके अंदर, क्या क्या नहीं था, ताकि आपके परीक्षा के अंदर जितने भी सवाल हों वो कभी गलत नहीं हो। सब कुछ डिलीट करके हमें क्या कर देते हैं, नया पेज स्टार्ट कर देता है। हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर, 7 की प्रश्नावली। प्रश्नावली का नाम था हमारा निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम था हमारा, निर्देशांक। बस सिर्फ 5 मिनट का टाइम है अपने पास, सिर्फ 5 मिनट में हम पूरी प्रश्नावली का रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक क्या बनाया था, x और y के बीच में बनाया था। यहाँ पे जहाँ पर दोनों x से काटती हैं उसको क्या कहा था हमने, मूल बिंदु कहा था। क्या कहा था, मूल बिंदु। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये कौन सी एक्स है, अपनी एक्स एक्स है। एक्स एक्स पे कहीं पर भी कोई भी बिंदु स्थित होगा तो उसका निर्देशांक हमेशा क्या होगा, x, 0। कितना रहेगा, x, तो याद रख लो x एक्स पे कोई भी बिंदु है उसका निर्देशांक कितना होता है, x, 0। अर्थात y का मान देखो, चाहे इस पे कहीं पे भी चले जाओ, y का मान कितना रहता है, 0। निर्देशांक आ गया y। तो बच्चों क्या कर रहे थे हम, मूल बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब देखो क्या होता है, x, ये कौन सी x है, x एक्स। x एक्स पे कोई भी बिंदु होगा उसका निर्देशांक क्या होगा हमारे पास है, x, 0। क्या रहेगा, x, 0 निकाल लिया। y एक्स पर कोई भी बिंदु होगा, यहाँ पे कोई भी बिंदु निकाल लेंगे तो इन सब का निर्देशांक क्या होगा, 0, y। अर्थात y एक्स पर किसका मान 0 होता है, x का मान 0 होता है। इतना बात समझ में आ गई। अब एक और चीज देख लेते हैं इसी के अंदर कि सपोज करो कोई पॉइंट था हमारे पास, यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसके निर्देशांक है 5,8। कितने निर्देशांक दिए हुए हैं, 5,8। प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि प्रश्न आ गया कि कोई पॉइंट है निर्देशांक 5,8 यानी बिंदु 5,8 है, इसका x एक्स से दूरी, किससे दूरी, और दूसरी किससे निकालनी है, y एक्स से दूरी। तो बच्चों x एक्सिस से दूरी होगी वह y का निर्देशांक होगा। किसका निर्देशांक होगा, तो ये बात याद कर लीजिए, x एक्सिस से दूरी y का निर्देशांक, y एक्स से दूरी x का निर्देशांक। किसका निर्देशांक हो जाएगा, x का। तो बताओ इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी कितनी हो जाएगी, 8, और y एक्स से दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 हो जाएगी। ये तो हमारा इजी सवाल है जो एवरेज सदस्य के अंदर मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, उनके अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक कौन से हैं कि प्रश्न पूछ लिया, ये बिंदु इसके x एक्स से दूरी 2024 के अंदर जो पेपर आया था, 2023 और 24 का पेपर, उसके अंदर दो ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम यही दिए हुए थे कि ये पॉइंट दे दिया, उसकी x एक्स से दूरी पूछ लिया या फिर y एक्स से दूरी पूछ लिया। तो ये प्रश्न आ सकता है, 1 नंबर पक्का करवाएगा ये आपका।
तो इस सबको इनको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं क्या आता है इसके अंदर। और फिर हमने जस्ट उसके बाद में देखा था दूरी सूत्र। क्या देखा था? दूरी सूत्र क्या आया था हमारे पास? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक और सूत्र आया था मूल बिंदु से दूरी। कई बार ये क्वेश्चन खाली स्थान मतलब फिल द ब्लैंक्स के अंदर सीधा ही पूछ लिया जाता है, मूल बिंदु से दूरी कितनी है, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कितनी है। तो कितनी होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा अपना? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इन सब का क्या हो जाएगा? अंडर रूट। और हमें यदि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पूछे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि एक निर्देशांक का मान कितना हो जाएगा? 0। यदि इन दोनों का मान 0 रख देते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। हो गया इतना। इसके बाद में हमें क्या करना था? विभाजन सूत्र देखा था हमने। क्या देखा था? विभाजन सूत्र। बहुत सिंपल था विभाजन सूत्र। ये 4 ही सूत्र काम आते हैं विभाजन सूत्र। कोई रेखाखंड था ए और बी, ठीक है, इसको कौन से अनुपात में बांट रहा है? ये m1 अनुपात m2 में बांट रहा है। तो इस पॉइंट P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें। किसके निर्देशांक करने हैं? P के। तो विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक कैसे निकाले जाते हैं? क्या होगा? ये m1 है, इसके साथ क्या लिया जाएगा? B के बिंदु के निर्देशांक है x2, y2। तो m1 के साथ उधर वाला निर्देशांक लिया जाएगा m1 x2 प्लस m2 के साथ कौन सा लिया जाएगा? m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इसी प्रकार y का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र हो गया। इसके बाद में एक और आता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, जो बहुत ही ज़्यादा काम आता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक। अरे बच्चों, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है m1 का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ m1 है इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे? x1 प्लस x2, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। इस प्रकार इस प्रश्नावली का वापस से हमने जितनी भी सारी चीज़ें थी उन सबका क्या कर लिया? हमने रिकॉल कर लिया है। बच्चों, सबको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्नावली को निकालिए, बहुत अच्छी प्रश्नावली है। कम से कम 4 या 5 नंबर आपके कवर करती है और आसान भी है। हमने 3-4 वीडियो बनाए हैं। 3-4 वीडियो के थ्रू हम इस पूरी प्रश्नावली को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको आपको देखना है, समझना है। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल दीजिए। और जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में एक बार न कभी एक बार रिपीट हुआ है। चलो ठीक है बच्चों, धन्यवाद। और वीडियो को देखते रहें, सभी को शेयर करते रहें, ठीक है? ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।